नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की बड़ी और अहम खबर, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज सीधे युद्ध के मैदान से। तेल अवीव ने प्रण कर लिया है कि हमास के अंत तक दक्षिणी गाजा में विनाशक युद्ध जारी रहेगा। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अगर गाजा का अंत होता हो तो हो जाए। इजराइल की फोर्सेस ने दक्षिणी गाजा के खान यूनुस की घेरेबंदी कर दी है। इसे इजराइल ने नाम दिया है ऑपरेशन हनुका। इजराइल की तीनों सेनाओं ने दक्षिणी गाजा पर सबसे विध्वंसक हमले किए हैं। इन हमलों का टारगेट है कि हमास के ठिकाने और गाजा में हमास का सबसे बड़ा नेता याह्या सिनवार को 7 दिन के अंदर खत्म करने का लक्ष्य तय हो चुका है और इसके लिए 2200 साल पुराना फॉर्मूला अपनाया जा रहा है। क्या है बेंजामिन का हनुका खंजर, इस रिपोर्ट से समझिए। हमास के विरुद्ध इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन संहारक हो चुका है। गाजा के हमास के अंत का प्रण लेकर युद्ध विराम के बाद महासंग्राम का सबसे विध्वंसक चरण शुरू हो चुका है। दक्षिण गाजा जो पहले ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान हमलों से अछूता था, अब बहुत तेजी से खंडहर में तब्दील होने लगा है। इजरायली एयरफोर्स ने हमास की सैन्य चौकियों वाली इमारतों पर बम वर्षा तेज कर दी है। आज से दक्षिण गाजा में ऑपरेशन हनुका की शुरुआत हो चुकी है और तीनों सेनाओं ने दक्षिण गाजा में हमास संहार के लिए विध्वंस शुरू कर दिया है। इजरायली वायुसेना दक्षिण गाजा में हमास के ठिकानों पर बमबारी कर रही है। इजरायली नौसेना भूमध्य सागर से क्रूज मिसाइलों से हमले कर रही है। इजराइल की ग्राउंड फोर्सेस खान यूनिस के अंदरूनी इलाके में पहुंच चुकी है। इजरायली सेना के मीडिया विभाग ने वीडियो जारी करके बताया है कि सेना दक्षिण गाजा के खान यूनिस शहर के भीतरी इलाकों में पहुंच गई है। इजरायली सैनिक इमारतों के मलबे और खंडहरों के बीच हमास के लड़ाकों से जंग लड़ रहे हैं। खान यूनिस में हमास के सबसे ज्यादा सैन्य ठिकाने हैं। इसी क्षेत्र में हमास के बिन लादेन याह्या सिनवार का ठिकाना भी है। याह्या सिनवार के खिलाफ ऑपरेशन हनुका शुरू कर दिया गया है। खुफिया रिपोर्ट है कि याह्या सिनवार ने खान यूनिस के देर अस-सलाम में ठिकाना बना रखा है। देर अस-सलाम अस्पताल के नीचे सुरंग में सिनवार के छिपे होने की खबर है। ऑपरेशन हनुका के तहत सिनवार को 7 दिन के अंदर खत्म करने का टारगेट रखा गया है। इजरायली फोर्सेस ने खान यूनिस के देर अस-सलाम अस्पताल के नजदीक हमले तेज कर दिए हैं। इन हमलों में हमास के लड़ाकों के साथ साथ आम नागरिक भी मारे जा रहे हैं। लेकिन आईडीएफ प्रमुख आरजी हालेवी ने कहा है कि इजरायली सेना ने खान यूनिस की घेराबंदी कर दी है। बीते कुछ दिन में हमास के कई कमांडर मार दिए गए हैं। हमास के गढ़ के आसपास सेना पहुंच चुकी है। हर हमले का टारगेट हमास और याह्या सिनवार है। बीते 4 दिन में हमास के 1200 लड़ाके गिरफ्तार किए गए हैं। सिनवार जल्द ही इजरायली सेना का शिकार बनेगा। ऑपरेशन हनुका के तहत दक्षिणी गाजा के खान यूनिस शहर में हमास के गढ़ पर इजरायल ने घेरा कस दिया है। और सबसे भयानक जंग का दौर शुरू हो चुका है। गाजा पट्टी के दक्षिणी क्षेत्र में इजरायली डिफेंस फोर्सेस के ऑपरेशन हनुका का पहला दिन बहुत विध्वंसक रहा है। इस क्षेत्र में हमास के सबसे ज्यादा ठिकाने हैं।
हमास के इन ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए इजरायली सेना ने दक्षिणी छोर से खान यूनुस की घेराबंदी शुरू की। नीले रंग की जो पट्टी नक्शे पर आपको नजर आ रही है, ये पूरा इलाका आईडीएफ के कब्जे में जा चुका है। यहाँ इजरायली डिफेंस फोर्स ने अपने लिए सेफ जोन तैयार कर लिया है। पीली पट्टी वाले क्षेत्र में हमास के लड़ाके इजरायली सेना पर हमले कर रहे हैं। इस पूरे इलाके में भयंकर गोलीबारी जारी है। इसी क्षेत्र में थल सेना से मिले इनपुट के आधार पर इजरायली वायुसेना बम भी गिरा रही है। खान यूनुस के आसपास वाले हरे रंग के जो इलाके नजर आ रहे हैं, यहाँ हमास का अभी भी कंट्रोल है। अल सत्र, हमाद, सुरेज, जहीर, अल बिरका, देर अल बलाह जैसे इलाकों से हमास के लड़ाके पीली पट्टी वाले क्षेत्रों की तरफ आ रहे हैं और इजरायली फोर्सेस से जंग लड़ रहे हैं। इजरायली सेना के ऑपरेशन हनूका का टारगेट है गाजा का बिन लादेन याह्या सिनवार, और इसे इजरायल ने ऑपरेशन हनूका के तहत 7 दिन में खत्म करने का टारगेट रखा है। याह्या सिनवार को खत्म करने के मिशन को ऑपरेशन हनूका नाम देने के पीछे भी बड़ी वजह है। हमास ने इजरायल पर 7 अक्टूबर को हमला किया था। तब इजरायल यौम किप्पुर त्योहार मना चुका था। यौम किप्पुर यहूदी कैलेंडर का सबसे पवित्र दिन है। अब सिनवार को मारने का मिशन हनूका त्योहार पर शुरू किया गया है। 6 दिसंबर को इजरायल में हनूका त्योहार शुरू हो रहा है। हिब्रू में हनूका का मतलब समर्पण होता है। इस दिन यहूदी 165 ईसा पूर्व की जीत का जश्न मनाते हैं। 165 ईसा पूर्व यहूदियों की छोटी सी मैकेबियन सेना ने ग्रीक राजा एंटियोकस फिफ्थ की सेना पर जीत हासिल की थी। एंटियोकस ने यहूदी धर्म के अनुयायियों को खत्म करने की शपथ ली थी। इस साल फिर यहूदी 6 दिसंबर से 14 दिसंबर तक रोशनी का त्योहार करके इस जीत का जश्न मना रहे हैं। इजरायल का प्लान है कि इसी त्योहार के दौरान इजरायल को याह्या सिनवार के खात्मे का उपहार देकर हनूका को खास बना दिया जाए। अगर इस त्योहार के दौरान सिनवार मारा जाता है तो यह इजरायल के लिए बड़ी जीत होगी। याह्या सिनवार इजरायल का सबसे पहला टारगेट है और इसकी कई वजह हैं। याह्या सिनवार गाजा पट्टी में हमास का पूरा ऑपरेशन संभालता है। इसके साथ ही हमास की अल कसाम ब्रिगेड, अल कुद्स बटालियन, शुजैया ब्रिगेड, फिलिस्तीन ब्रिगेड, PIJ, अल नसर सलाह अल दीन ब्रिगेड, अबू अली मुस्तफा ब्रिगेड, अल अक्सा शहीद ब्रिगेड, कमर अल कासिम फोर्सेस, मुजाहिदीन ब्रिगेड सहित कई छोटी बड़ी ब्रिगेड का सुप्रीम कमांडर है। अगर इजरायल याह्या सिनवार को खत्म करने में कामयाब हो जाता है तो इन सारी ब्रिगेड्स का गठजोड़ कमजोर पड़ जाएगा। लीडरशिप के टकराव के चलते इन सभी ब्रिगेड में आपसी फूट थी, लेकिन 7 अक्टूबर के हमले के लिए सिनवार ने ही इन्हें एकजुट किया था। हमास की शक्ति घटाने के लिए याह्या सिनवार का मारा जाना जरूरी है। और इसीलिए आईडीएफ ने सिनवार को मारने के लिए ऑपरेशन हनूका शुरू किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। क्या जनवरी के पहले हफ्ते तक हमास का पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा? क्या अगले 30 दिन में गाजा का वजूद मिट जाएगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि अमेरिका ने इजराइल को गाजा में ऑपरेशन खत्म करने की डेडलाइन दे दी है। बाइडेन ने कहा है कि इजराइल को जनवरी के पहले हफ्ते तक अपना ऑपरेशन खत्म करना होगा। इससे ज्यादा वक्त नहीं मिलेगा। लेकिन नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि ऑपरेशन तभी रुकेगा जब हमास पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और इस तरह गाजा में जंग को लेकर अमेरिका और इजराइल में टकराव की स्थिति बन गई है। तो क्या अगले 30 दिन में नेतन्याहू सेना ऑपरेशन खत्म कर पाएगी? अगर नहीं तो अमेरिका क्या करेगा? दक्षिणी गाजा में विनाश का सबसे नया और सबसे बड़ा दरवाजा खुल गया है। अमेरिका ने जो कुछ कहा है उसकी वजह से इजराइल ने दक्षिणी गाजा पर बमबारी बहुत तेज कर दी है। इजराइल की भीषण बमबारी की वजह से दक्षिणी गाजा में विनाश का बहुत ही विभत्स मंजर दिख रहा है।
बाइडेन ने नेतन्याहू को ऑपरेशन खत्म करने की डेडलाइन जारी की और इसी के साथ गाजा की धरती पर तबाही का नया तूफान आ गया। दक्षिणी गाजा में इजराइल ने जमीन और आसमान दोनों तरफ से हमले तेज कर दिए। अमेरिका की तरफ से जारी नए बयान से नेतन्याहू के साथ साथ उनकी सेना की टेंशन बढ़ गई है। बाइडेन प्रशासन ने ऐलान किया है कि जनवरी के पहले हफ्ते तक इजराइल को गाजा में अपना ऑपरेशन पूरा करना होगा। व्हाइट हाउस के इस फैसले की जानकारी अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने दी। इसका मतलब यह हुआ कि इजराइल के पास अब सिर्फ 1 महीने का वक्त है। अगले 30 दिनों के अंदर ही उसे गाजा में अपने ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाना होगा। अगर इजराइल ऐसा नहीं कर पाया तो अमेरिका ऑपरेशन के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। इजराइल अमेरिका का विरोध किसी भी सूरत में नहीं चाहेगा। उसकी कोशिश होगी कि तय डेडलाइन के अंदर ही ऑपरेशन गाजा को खत्म किया जाए। यही वजह है कि अब दक्षिणी गाजा में इजराइल के हमले बहुत तेज हो गए। इजराइल के टैंक गरज रहे हैं और ऊपर एयरक्राफ्ट। आईडीएफ की बारूदी बारिश में दक्षिणी गाजा कब्रिस्तान बनता जा रहा है। अमेरिकी ऐलान के बाद दक्षिणी गाजा में तबाही का कितना बड़ा तूफान आ गया है, ये जानने के लिए देखिए ये वीडियो वॉर रिपोर्ट। आईडीएफ ने आसमान से बमबारी कर देर अल बलाह में एक इमारत को तबाह कर दिया। बेत लाहिया में स्कूल के पास हमास का ठिकाना था, इसलिए इजराइल ने यहां भी बम बरसाए। इजराइल की बमबारी में दक्षिणी गाजा के 1 दर्जन शहर जल रहे हैं। सेंट्रल गाजा में मकजी, नुसरत बोरेजी और देर अल बलाह में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। आईडीएफ ने ऐलान किया है कि उसने 24 घंटे के अंदर हमास के 250 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। सेंट्रल गाजा में इजराइल के एक ही हमले में 45 लोगों की मौत हो गई। दक्षिणी गाजा में इजराइल के हमले में 8 घंटे के अंदर 175 लोग मारे गए। बड़ी तादाद में आम लोगों की मौत इसलिए हो रही है क्योंकि हमास ने रिहायशी इलाकों में स्कूल और अस्पताल के पास अपने बेस बना रखे हैं। हमास के लड़ाके गाजा के लोगों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। घनी आबादी में मौजूद हमास के ठिकानों को खत्म करने के लिए इजराइल बमबारी कर रहा है, जिससे बड़ी तादाद में लोगों की जान जा रही है। स्कूल, अस्पताल और घरों में हमास के ठिकाने हैं, इसीलिए इजराइल के हमले में बहुत बड़ा विनाश होता जा रहा है। अक्टूबर से लेकर अब तक यानी 60 दिनों में इजराइल गाजा में 1 लाख से ज्यादा बम बरसा चुका है। इस हिसाब से गाजा में प्रति स्क्वायर मील में 700 बम गिर चुके हैं। यही वो भीषण बमबारी है जिसकी वजह से गाजा शमशान घाट बन चुका है। गाजा में हर घंटे 50 से ज्यादा बम या मिसाइल गिर रही है। इजराइल के आसमानी हमले में हर घंटे 15 लोगों की जान जा रही है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में अब तक 3 लाख से ज्यादा बिल्डिंग या तो पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं या उन्हें नुकसान पहुंचा है। लेकिन अब अमेरिका की डेडलाइन के बाद इजराइल के हमले और भी तेज हो गए हैं। इजराइल को अमेरिका ने ऑपरेशन खत्म करने की डेडलाइन दी। दक्षिणी गाजा में उसके हमले तेज हुए तो हमास ने भी भीषण रॉकेट प्रहार शुरू कर दिया। गाजा की तरफ से इजराइल में लगातार रॉकेट फायर किए जा रहे हैं, जिससे तेल अवीव समेत सेंट्रल गाजा के शहर दहल रहे हैं। हमास का एक रॉकेट तेल अवीव में गिरा, 2 लोग इसकी चपेट में आने से बाल बाल बचे। तेल अवीव में हमास का एक रॉकेट स्कूल के क्लासरूम में जाकर गिरा। गनीमत यह रही कि स्कूल बंद था। तेल अवीव के साथ साथ हमास स्टेरोड और एश्कलोन में भी तबाही मचा रहा है। हमास गाजा की धरती पर भी आईडीएफ से आमने सामने की जंग लड़ रहा है। जहूर अल डिक में हमास ने आईडीएफ के 3 ठिकानों को उड़ा दिया। इजराइल के कई सैनिक मारे गए। हमास ने ताबड़तोड़ विस्फोट कर 24 घंटे के अंदर इजरायली सेना को बहुत बड़ी चोट दे दी।
हमास के मुताबिक 24 घंटे के अंदर उसने इजराइल के 17 सैन्य वाहन, 4 मरकावा टैंक और 26 सैनिकों को खत्म कर दिया। इजराइल पर हमास के साथ साथ दूसरे कट्टरपंथी संगठन भी हमला कर रहे हैं। अल-कुद्स ब्रिगेड ने इजराइल के 3 सैन्य वाहन, 3 मरकावा टैंक और 3 जवानों को मारने का दावा किया है। हिजबुल्लाह ने लेबनान बॉर्डर पर मौजूद इजरायली बेस पर 24 घंटे में 13 बार हमले किए। हमले में इजरायली सेना को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बाइडेन ने नेतन्याहू को जनवरी के पहले हफ्ते तक ऑपरेशन खत्म करने की डेडलाइन जारी कर दी, लेकिन नेतन्याहू अड़ गए। वॉर कैबिनेट के साथ मीटिंग के बाद नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है कि ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक हमास का वजूद नहीं मिट जाता। मतलब ये कि गाजा में ऑपरेशन को लेकर अमेरिका और इजराइल में 2 फाड़ हो गया है। सवाल यही है कि अगर जनवरी के पहले हफ्ते में इजराइल ने ऑपरेशन नहीं खत्म किया तो बाइडेन क्या करेंगे? उससे बड़ा सवाल यह है कि अगर इजराइल ने हमले नहीं रोके तो गाजा का अंजाम क्या होगा? क्या हमास के साथ साथ गाजा भी खत्म हो जाएगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले वक्त में मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर, लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जबरदस्त हमला। हिजबुल्लाह के अड्डों पर टैंक और आर्टिलरी से अटैक किया गया। आईडीएफ के लड़ाकू विमानों ने भी लेबनान में एयर स्ट्राइक की है। हमले में हिजबुल्लाह का मिलिट्री हेडक्वार्टर तबाह हुआ है। गाजा में हमास के बारूदी गोदाम पर आईडीएफ का कब्जा। भारी तादाद में बम, गोला बारूद और मिसाइल बरामद किए गए। क्लिनिक और स्कूल के बंकरों में हथियारों को छिपाया गया था, यह बताया जा रहा है। आईडीएफ की 460th और 50th बटालियन की छापेमारी में ये तमाम गोला बारूद बरामद किया गया। हमास के खात्मे के लिए गाजा में तबाही लाने वाला इजराइल अब लेबनान बॉर्डर पर घिर गया है। वहां हिजबुल्लाह ने ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिससे बचने के लिए इजराइल को मजबूत किलेबंदी करनी पड़ रही है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने ऐसी ब्रिगेड को उतार दिया है जो बेहद खूंखार है। इस सब के पीछे ईरान का ब्लूप्रिंट है, जो मिडिल ईस्ट में इजराइल और अमेरिका के खिलाफ बड़ी तैयारी कर रहा है, जिसमें रूस का साथ उसे मिला है। यानी अब मिडिल ईस्ट में महायुद्ध छिड़ने की आशंका तेज हो गई है। अब ना हमास बचेगा ना हिजबुल्लाह। इजराइल के मौजूदा तेवर तो यही बताते हैं। इतनी बमबारी, इतने बड़े हमले एक साथ 2 मोर्चों पर इजराइल ने इससे पहले कभी नहीं किए। यानी इजराइल ठान चुका है कि या तो वो अपने 2 सबसे बड़े दुश्मनों को खाक में मिलाकर रहेगा, नहीं तो इसी तरह गाजा से लेकर लेबनान तक सारा इलाका वॉर जोन बना रहेगा। यही वजह है कि एक तरफ उत्तरी गाजा से लेकर दक्षिणी गाजा तक जल रहा है, वहीं नॉर्थ में लेबनान बॉर्डर सुलग रहा है। तबाही का ये खौफनाक दौर यही नहीं रुका है, बल्कि इसमें ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो मिनटों में एक बड़े इलाके के लिए विनाशक साबित हो सकते हैं। इजराइल ने पहली बार लेबनान में घुसकर हमले किए। रात के अंधेरे में फास्फोरस बम गिरा। दक्षिणी लेबनान के अल जबाल और हुला इलाकों में इजरायली एयरक्राफ्ट ने बम बरसाए। ये उसी की तस्वीरें हैं जब बमबारी से लेबनान दहल गया। इतना ही नहीं, इजराइल ने इस दफा हिजबुल्लाह के ठिकानों के अलावा रिहायशी इलाकों में भी बम गिराए। साथ ही लेबनान आर्मी पोस्ट पर भी हमला किया। हमले में लेबनान आर्मी का एक सैनिक मारा गया, जबकि 3 जख्मी हो गए। लेबनान की आर्मी की तरफ से कहा गया नबी अवैदा में मिलिट्री सेंटर पर इजराइल की तरफ से बम गिराए गए, जिसमें एक जवान शहीद हो गया। हमले में घायल 3 सैनिकों का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। हालांकि इस हमले को लेकर इजरायली सेना की तरफ से कहा गया है कि हमें जानकारी मिली है कि लेबनान की एक सैनिक की क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में मौत हो गई है। इस घटना में इजरायली आर्मी सीधे तौर पर शामिल नहीं थी। हमारी तरफ से लेबनान की सेना पर हमला नहीं किया गया। इस मामले की हम जांच करेंगे। हम इस घटना पर दुख प्रकट करते हैं। दरअसल जब से नसरल्लाह की तरफ से इजराइल में बड़े हमले की धमकी दी गई है, तब से इजराइल के तेवर काफी आक्रामक हो गए हैं। इजराइल ने प्रोजेक्ट नॉर्दर्न शील्ड शुरू किया है, जिसकी वजह से सरहद के पास 9 किलोमीटर के इलाके की नाकाबंदी की जा रही है। दरअसल इजराइल नहीं चाहता है कि लेबनान बॉर्डर पर गाजा जैसे हालात हो। साथ ही लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह लड़ाके इजराइल में ना घुस पाए।
इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने जानकारी दी है कि उत्तरी इलाके को पूरी तरह सुरक्षित किया जा रहा है। खासतौर से 9 किलोमीटर इलाके को खाली कराकर लोगों को आगे भेजा जा रहा है। अगर हिजबुल्लाह की तरफ से हमला होता है तो हम अपने लोगों की सुरक्षा कर पाएंगे और हमलावरों का खात्मा आसानी से कर देंगे। सीज़फायर खत्म होने के बाद से लेबनान बॉर्डर पर भी दोनों तरफ से हमले तेज हुए हैं। इजराइल की तरफ से कहा गया है कि 7 अक्टूबर के बाद से दक्षिणी लेबनान में 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें 80 से ज्यादा हिजबुल्लाह लड़ाकों को मार गिराया, जबकि दोनों तरफ से 10,000 से ज्यादा लोग बॉर्डर छोड़कर जा चुके हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि इजराइल ही लेबनान में हिजबुल्लाह ठिकानों पर हमला कर रहा है, बल्कि नसरल्लाह ने भी इजराइल को पूरी तरह बर्बाद करने की कसम खाई है। अब नसरल्लाह ने इजराइल में हमले के लिए लेबनीज रेजिस्टेंस ब्रिगेड को उतार दिया है। लेबनीज रेजिस्टेंस फोर्स यानी सीरिया हिजबुल्लाह की फंडेड विंग है, जिसमें यहूदी विरोधी लोगों को शामिल किया जाता है। सराया मिलिशिया के लड़ाके जहां एक तरफ मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहे हैं, इराक में अमेरिका के अयान अल असद एयरबेस पर बड़ा हमला किया गया। वहीं लेबनान बॉर्डर पर इजरायली सैनिकों पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। ये उसी हमले का वीडियो है जिसमें इजरायली इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने पिछले 24 घंटे में इजराइल पर 13 हमले किए। दरअसल हिजबुल्लाह इजराइल और अमेरिका की घेराबंदी के लिए अलग अलग मोर्चों पर प्रॉक्सी वॉर लड़ने की तैयारी कर चुका है। इसके लिए लेबनीज रेजिस्टेंस ब्रिगेड को हिजबुल्लाह की तरफ से फंड और हथियार दिए जा रहे हैं। सराया मिलिशिया 1998 में बनाया गया था, जिसमें यहूदी विरोधी लोगों को शामिल किया जाता है, जिसमें शिया, सुन्नी मुस्लिम, ईसाई ध्वज के साथ एंटी ज़ायनिस्ट यहूदी भी शामिल हैं। ये उत्तरी लेबनान के अलावा सीरिया और इराक में भी एक्टिव है। इसकी कमान मोहम्मद अकनान और मोहम्मद सालेह के हाथों में है, जो हिजबुल्लाह के इशारे पर अपने लड़ाकों से इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले करा रहे हैं। दरअसल इस खेल के पीछे ईरान है, जो प्रॉक्सी संगठनों को हमास और हिजबुल्लाह के जरिए मदद पहुंचा रहा है। ईरान एक तरफ इस्लामिक देशों को एकजुट कर रहा है, जिसमें वो पुतिन की मदद ले रहा है। इसी वजह से मिडिल ईस्ट के दौरे पर पुतिन पहुंच गए हैं। पुतिन जब यूएई पहुंचे तो उनका शानदार स्वागत हुआ। आसमान में रूस का झंडा बनाया गया। एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नहयान पहुंचे थे। पुतिन यूएई के बाद सऊदी अरब जाएंगे। दरअसल पुतिन रईसी के साथ मिलकर गैर पश्चिमी देशों को एकजुट कर रहे हैं। यही वजह है कल रईसी मॉस्को जाने वाले हैं, यानी बड़े स्तर पर अमेरिका की घेराबंदी की तैयारी है। इस खतरे को भांपते हुए बाइडेन ने G7 की वर्चुअल मीटिंग बुलाई है, जिससे मिडिल ईस्ट में अपने दबदबे को कायम रखने की रणनीति बनाई जा सके और रूस ईरान को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। यमन से हुती विद्रोहियों का इजराइल पर अटैक हुआ है। हुती विद्रोहियों का मिसाइल हमला नाकाम हुआ। आईडीएफ ने हुती की मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया। एरो एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइल को तबाह भी कर दिया गया। गाजा पट्टी के साथ साथ इजराइल ने वेस्ट बैंक में भी ग्राउंड ऑपरेशन तेज कर दिए हैं। वेस्ट बैंक में इजराइल और रेजिस्टेंस फोर्सेस के बीच जंग जारी है। बीती रात इजराइल फोर्सेस की बख्तरबंद गाड़ियों और बुलडोजरों ने नेब्लुस कस्बा, अल्फारा कैंप, बेत फुरीक और तुबास में कई बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। रेजिस्टेंस फोर्सेस ने इजरायली वाहनों को आईईडी से निशाना भी बनाया। वेस्ट बैंक की जंग अब बढ़ती जा रही है, क्योंकि गाजा के बाद इजराइल के लिए सबसे ज्यादा खतरा इसी क्षेत्र में है। देखिए वेस्ट बैंक में इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन का टारगेट क्या है। वेस्ट बैंक में बीती रात इतनी गोलीबारी हुई कि अल-फारा कैंप धमाकों से गूंज उठा। अल-फारा का बड़ा इलाका धुएं में डूब गया। अल-फारा कैंप का हाल भी कमोबेश गाजा जैसा हो गया। पूरी रात रेजिस्टेंस फोर्स के लड़ाकों और आईडीएफ के बीच गोलीबारी होती रही। अल-फारा कैंप में पूरी रात इजराइल के सैन्य वाहन गश्त लगाते रहे। गलियों से गोलीबारी की आवाज आती रही। वेस्ट बैंक के अल-फारा में सबसे भीषण जंग शुरू हो गई है। इजरायली सेना ने अल-फारा की गलियों में रेजिस्टेंस फोर्स के लड़ाकों को टारगेट बनाना शुरू कर दिया है।
रेजिस्टेंस फोर्सेस के लड़ाके इमारतों में घात लगाकर इजरायली सेना पर हमले कर रहे हैं। वेस्ट बैंक का नबलुस कस्बा, अल-फारा कैंप, बैत फोरीक और तुबास इलाका रात भर गोलीबारी से गूंजते रहे। रेजिस्टेंस फोर्स के लड़ाकों ने कई इलाकों में आईडीएफ के वाहनों और बुलडोजर पर आईडी हमले भी किए। गाजा पट्टी के बाद वेस्ट बैंक इजरायली फोर्सेस का सबसे बड़ा टारगेट है और इसकी वजह है हमास के कई छोटे संगठन जो इजरायली शहरों पर हमले कर रहे हैं। वेस्ट बैंक में हमास पीआईजे से जुड़े कई संगठन सक्रिय हैं। ये संगठन इजरायली शहरों पर हमले कर रहे हैं। गाजा पर हमले के विरोध में आईडीएफ के साथ सीधे टकराव हो रहे हैं। आईडीएफ ने हमास समर्थक संगठनों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। आईडीएफ के जवान हमास समर्थक रेजिस्टेंस फोर्सेस के ठिकानों पर हमले कर रही है। इसके साथ ही लड़ाकों की पहचान कर उनके घर बुलडोजर से ध्वस्त किए जा रहे हैं। 2021 से वेस्ट बैंक में आईडीएफ और रेजिस्टेंस फोर्सेस के बीच जंग शुरू हुई। 2021 में फिलिस्तीन के चुनाव रद्द कर दिए गए। तब से वेस्ट बैंक में इजराइल के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया। वेस्ट बैंक में आईडीएफ ने ऑपरेशन बढ़ा दी। गाजा पर हमले के बाद विद्रोही गुटों ने हमले तेज कर दिए। फिलिस्तीनी अथॉरिटी के शासन वाले वेस्ट बैंक में भी हमास ने अपने कई संगठन तैयार किए हैं। आईडीएफ का टारगेट वेस्ट बैंक के यही संगठन है। गाजा पर हमले के बाद वेस्ट बैंक में जॉइंट ऑपरेशन रूम बनाया गया है। इस ऑपरेशन रूम में वेस्ट बैंक के विद्रोही गुट हमले का प्लान करते हैं। विद्रोही गुटों में सबसे बड़ा संगठन है कतीबत तुबास। इस गुट के साथ कतीबत जेनिन, हिजाम अल-नार, कतीबत नबलुस गुट भी जुड़े हैं। ये सभी गुट 17 जुलाई 2021 को पीआईजे ने बनाए थे। मई 2021 का चुनाव रद्द होने के बाद आईडीएफ के खिलाफ गुट तैयार किए गए। ये गुट अल-अक्सा शहीद ब्रिगेड के सहयोगी हैं। अब इन गुटों ने आईडीएफ पर हमले तेज कर दिए हैं। खतरा यह है कि गाजा युद्ध के साथ साथ वेस्ट बैंक से यरूशलेम पर यह गुट हमले कर सकते हैं। इसीलिए वेस्ट बैंक के ये संगठन आईडीएफ के टारगेट पर है और इजराइल इन्हें खत्म करने के लिए ही वेस्ट बैंक में ऑपरेशन चला रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। वेस्ट बैंक के जेनिन शहर में आईडीएफ का बड़ा ऑपरेशन, 2 अंडरग्राउंड टनल और 3 वेयरहाउस तबाह किए। विस्फोटकों के जरिए टनल और हथियार गोदाम को उड़ाया। इजरायली सेना ने 10 संदिग्धों को भी गिरफ्तार किया। जो नेतन्याहू गाजा को दहला रहे हैं वो अपने ही घर में घिर गए हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग इस्तीफा मांगने लगे हैं। एक तरफ हमास की कैद से बंधक नहीं छुड़ाए जाने से इजराइल में आक्रोश बढ़ रहा है, दूसरी तरफ इजराइल आर्थिक संकट में घिरता जा रहा है। दोनों ही वजहों से नेतन्याहू के खिलाफ असंतोष बढ़ रहा है। अगर नेतन्याहू हालात नहीं संभाल पाए तो हमास से युद्ध उनके लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। इजराइल गाजा में हमास से युद्ध लड़ रहा है, जबकि एक और युद्ध इजराइल के भीतर शुरू हो सकता है, जिसमें सीधे तौर पर निशाने पर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू है। बेंजामिन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया है। लोगों के सब्र का बांध टूटता दिख रहा है, आक्रोश पनप रहा है। लोग नेतन्याहू से जवाब मांग रहे हैं। सारे बंधक कब छुड़ाए जाएंगे? युद्ध कब तक जारी रहेगा? नौकरियों का संकट कब तक होगा? बंद फैक्ट्रियां कब खोली जाएंगी? आर्थिक संकट का हल कैसे निकाला जाएगा? युद्ध की वजह से इजराइल में आर्थिक नुकसान बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा बंधकों की रिहाई नहीं होने से लोग काफी गुस्से में हैं।
इस बीच बंधकों के परिजनों के साथ एक मीटिंग रखी गई, जिसमें नेतन्याहू से ठीक जवाब नहीं मिल पाने से लोग बेफर गए। मीटिंग में हंगामा इतना बढ़ गया कि लोग नेतन्याहू से इस्तीफा मांगने लगे। नेतन्याहू के इस बयान के खिलाफ नारेबाजी होने लगी। हालांकि कैबिनेट के दूसरे सदस्यों ने लोगों को समझाने की कोशिश की। आईडीएफ के मुताबिक हमास की कैद में इस वक्त 138 बंधक हैं। फिलहाल जिनके छोड़े जाने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि सीज फायर खत्म हो चुका है। बंधकों के परिवार वाले सदमे में हैं। दूसरी तरफ इजराइल में आर्थिक तंगी से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। फैक्ट्रियां बंद हैं, प्रोडक्शन ठप है, 3 लाख कर्मचारी जंग में हैं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 राजनीतिक अस्थिरता से 42,000 कंपनियों ने नौकरियों पर रोक लगा दी थी। इस साल युद्ध की वजह से 57,000 कंपनियां रोक लगा सकती हैं। 50% कंपनियां घाटे में जा सकती हैं, जिससे राजस्व में 70% की कमी आ सकती है। इस सब के बीच बड़ा संकट ये भी है कि जो 3 लाख कर्मचारी जंग में झोंके गए थे, वो जब लौटेंगे तो उनके लिए रोजगार का संकट पैदा हो जाएगा, जिससे आक्रोश और पैदा होगा। वैसे भी उनके परिवारों को सरकारी मदद नहीं मिल पा रही, जिससे लोग काफी गुस्से में हैं। इसी वजह से नेतन्याहू से इस्तीफा मांगा जा रहा है। अगर स्थिति नहीं संभली तो हालात गृह युद्ध के भी हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। हमास की कैद में जो भी बंधक थे, उनमें से कुछ के साथ बर्बरता, हैवानियत करने की तस्वीरें कई दफा दुनिया के सामने आई। कुछ बंधकों को तो हमास ने मौत के घाट तक उतार दिया, मगर बीती रात जैसे ही हमास ने बंधकों को रिहा किया, उस दौरान कई बंधक खुश नजर आए। हमास के लड़ाकों से खुशी खुशी विदाई लेते दिखाई दिए। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये हमास की कोई साजिश थी? आखिर क्यों बंधकों के चेहरों पर खौफ की बजाय खुशी थी? देखिए इस रिपोर्ट में। ये तस्वीरें हमास के चंगुल से रिहा हुए 105 बंधकों की हैं, जिनमें जवान बूढ़े लोगों के साथ साथ महिलाएं भी शामिल हैं। बीती रात हमास और इजराइल के बीच समझौते के बाद हमास ने 105 बंधकों को रिहा किया, लेकिन जैसे ही बंधकों की रिहाई की तस्वीरें दुनिया के सामने आई, हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि रिहाई के बाद सभी बंधक काफी खुश दिखाई दिए। कई बंधकों ने हमास के लड़ाकों से हाथ भी मिलाया, वहीं कुछ बंधकों ने हमास के लड़ाकों से बात भी की। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या हमास की बर्बरता सिर्फ दिखावे के लिए थी? क्या हमास के चंगुल में बंधकों के साथ बुरा बर्ताव नहीं हुआ? क्या हमास के लड़ाकों ने हॉस्टेज के साथ बदसलूकी नहीं की? आखिर क्यों रिहाई के वक्त बंधकों ने हमास के लड़ाकों से खुशी खुशी विदाई ली? दरअसल 60 दिन तक 250 से ज्यादा बंधक हमास के ट्रैप में रहे, जिनमें से कई बंधकों को हमास ने मौत के घाट उतार दिया। बावजूद इसके रिहा हुए बंधकों के चेहरों पर खौफ, दहशत नजर नहीं आई। तो आपको बता दें, बंधकों की रिहाई से जुड़ी तस्वीरें सामने आई हैं। उसे लेकर इजराइल स्वास्थ्य मंत्रालय ने सनसनीखेज खुलासा किया है। वो ये कि रिहाई से पहले हमास ने बंधकों को ड्रग्स दिए। ड्रग्स के नशे में सभी बंधक हंसते हुए नजर आए। बंधकों को धोखे से दवा के नाम पर ड्रग्स दिए। ड्रग्स की दवाओं पर विटामिन का लेबल लगाया। बंधकों को क्लोनिक्स ट्रैंकुलाइजर से बेहोश भी किया। दरअसल इजराइल का दावा है कि हमास दुनिया को यह दिखाना चाहता था कि उसने बंधकों के साथ किसी भी तरह की बर्बरता नहीं की, ना ही बीते 60 दिनों में उन्हें किसी भी तरीके से टॉर्चर किया, और इसी वजह से रिहाई के दौरान बंधक खुश दिखे। ऐसे में पूरी प्लानिंग के तहत हमास ने रिहा होने वाले बंधकों को ड्रग्स दिया ताकि वो किसी भी तरह के तनाव से ग्रसित नजर न आए। इजराइल की हेल्थ मिनिस्ट्री ने संसद में बताया कि हमास के कब्जे में बंधकों को भुखमरी का सामना करना पड़ा और उनके इलाज में भारी लापरवाही की गई। मगर प्रोपेगेंडा के तहत हमास ने बंधकों को ड्रग्स दिया, जो कि वॉर क्राइम का एक खतरनाक पैटर्न है। नॉर्थ कोरिया का तानाशाह, जो सुपर पावर अमेरिका से भी नहीं डरता, जो अमेरिका को तबाह करने की धमकी देता है, आज उसकी एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसमें वो रोता हुआ दिख रहा है। न सिर्फ किम बल्कि नॉर्थ कोरिया की महिलाएं भी फपक फपक कर रो रही हैं। आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जो किम की आंख से आंसू निकल पड़े? इस रिपोर्ट में आप भी जानिए।
जो अमेरिका को एटम बम से दहलाने की धमकी देता है, वो किम रोता हुआ देखा गया। जिस किम के नाम से पेंटागन में कोहराम मच जाता है, उस किम की ऐसी बेबसी भरी तस्वीर पहली बार दुनिया के सामने आई। दरअसल देश की महिलाओं को संबोधित करते वक्त जब किम जोंग फपक फपक कर रोए तो महिलाएं भी रोने लगी। किम ने आंसू पोंछे तो महिलाएं भी आंसू पोंछने लगी। दरअसल किम जोंग के इस बेचैनी की वजह नॉर्थ कोरिया में गिरती जन्म दर है। इसीलिए किम ने रोते हुए कॉन्फ्रेंस ऑफ मदर्स कार्यक्रम में नॉर्थ कोरिया की महिलाओं से ज्यादा बच्चे पैदा करने की भावुक अपील की। जब सभी माताएं ये समझ लेंगी कि कई बच्चों को जन्म देना देशभक्ति है, तभी एक शक्तिशाली समाजवादी देश बनाने का हमारा लक्ष्य आगे बढ़ पाएगा। इस भावुक अपील के बाद आंसुओं का सैलाब थमा तो तालियों की गड़गड़ाहट से स्टेडियम गूंज उठा, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली महिलाओं को कई तरह की सुविधाएं दी जाएंगी, क्योंकि वो राष्ट्र के विकास में भागीदारी निभाएंगी। इसका ऐलान खुद किम जोंग उन ने किया। युद्ध का एक और मोर्चा खुल सकता है। ब्राजील और वेनेजुएला में जंग के हालात बन गए हैं। ब्राजील ने तो वेनेजुएला बॉर्डर पर सैकड़ों सैनिक और टैंक भेज दिए हैं। यहां तनाव बहुत बढ़ गया है। किसी भी वक्त आघात और प्रतिघात शुरू हो सकता है। गाजा और यूक्रेन के बाद युद्ध का एक और फ्रंट खुल सकता है। गाजा और यूक्रेन की तरह ही एक और जगह पर युद्ध छिड़ सकता है। दुनिया में तीसरे युद्ध की संभावना बहुत बढ़ गई है। यह जंग ब्राजील और वेनेजुएला में हो सकती है। ब्राजील ने सैकड़ों सैनिकों को आर्म्ड व्हीकल्स और टैंक के साथ वेनेजुएला से सटे बॉर्डर पर भेज दिया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि किसी भी वक्त लड़ाई शुरू हो सकती है। लड़ाई की वजह है जंगलों के बीच बसा वो शहर जिस पर वेनेजुएला और गुआना दोनों अपना अपना दावा करते हैं। ब्राजील, वेनेजुएला और गुआना तीनों पड़ोसी देश हैं। ब्राजील के उत्तर में वेनेजुएला और गुआना है। वेनेजुएला और गुआना के बीच मौजूद है एस्क्यूबा शहर। इसी एस्क्यूबा शहर को लेकर वेनेजुएला और गुआना में सालों से विवाद है। दोनों देश इस पर अपना अपना दावा ठोकते हैं। फिलहाल इस पर गुआना का कंट्रोल है। लेकिन युद्ध के हालात उस वक्त बन गए जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने एस्क्यूबा को लेकर अपने देश में एक जनमत संग्रह करवाए।